Hello student, welcome to Nirbhar Academy. Hello students, so हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन ए स्ट्रेस वायर। कोई भी वायर में अगर आप फोर्स लगा रहे हो, स्ट्रेस फोर्स लगा रहे हो, तो उस केस में आपका क्या होगा, वायर का जो लेंथ है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा या आपका डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो आपने लिया सपोज ए वायर हुज लेंथ इज एल। ठीक है, एंड यहाँ आप लगा दो फोर्स, रेस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, ओके। सो आपने जैसे इस पर फोर्स लगाया, तो जो इनिशियल जो लेंथ था वो किसमें चेंज हो गया, डेल्टा एल। तो टोटल लेंथ कितना हो गया आपका, एल प्लस डेल्टा एल। ठीक है, तो अब आप क्या देखते हो कि जैसे ही आप इसमें फोर्स लगाओगे तो उसमें क्या होगा, आपका इंटरनली जो आपके अंदर के जो एटम्स होंगे उसके बीच में भी आपका फोर्स लगेगा, उसको बोलोगे आप इंटरनल फोर्स। ठीक है, तो आप क्या देखते हो, बिगनिंग में स्टार्टिंग में आपका इंटरनल फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन धीरे 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 इंटरनल फोर्स क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज होता रहेगा। जितना ज्यादा आप एक्सटर्नल फोर्स जो कि रेस्टोरेंट फोर्स है जितना ज्यादा लगाओगे, उतना ही ज्यादा आपका इंटरनल फोर्स भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ले लीजिए सपोज या कंसीडर ए वायर, कंसीडर ए वायर whose length is L. Okay, and and area is, consider a wire whose length is L, area is, let's suppose मैंने इसका मान लिया A, and delta L be a increase in length, delta increase in length with the help of restoring force, या आप उसको बोल सकते हैं स्ट्रेस फोर्स। ओके, ठीक है। फिर आपने बोला सपोज इनिशियली internal restoring force, इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स आपका क्या बोले, जब आपने ये जो एक्सटर्नल रेस्टोरिंग फोर्स या एक्सटर्नल स्ट्रेस फोर्स लगाया उसकी वजह से अंदर के जो एटम्स है, लाइक यहाँ पे कोई एटम्स है, इनके बीच में भी क्या लगेगा, आपको फोर्स लगेगा। ठीक है, उसकी बात करें तो सपोज इनिशियली इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स वाज जीरो, वाज जीरो, after applying, after applying stress force, it become F। समझ में आया कि शुरू में जो आपका इनके बीच में जो अंदर पार्टिकल्स है उसके बीच में जो फोर्स लग रहा था वो जीरो लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे आप ये रेस्टोरेंट फोर्स या आप स्ट्रेस फोर्स को इंक्रीज करोगे तो इंटरनल रेस्टोरेंट फोर्स भी इंक्रीज होगा। वो कैसे इंक्रीज होगा, जीरो से एफ तक का आपका इंक्रीज हो जाएगा। ओके, नो, अब आप यहाँ पर निकाल सकते हो क्या, एवरेज इंटरनल रेस्टोरेंट फोर्स, एवरेज इंटरनल
रेस्टोरिंग फोर्स कितना आएगा? पहले क्या था आपका 0, फिर बाद में क्या हो गया F/2। ऐसे तो आप एवरेज निकालते हो। जैसा लाइक है कि अगर आपको 0 to 1 to 5 या 0 to 5 तक का एवरेज निकालते हो तो आप कैसे करते हो? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अपॉन 5, इस तरीके से एवरेज निकालते थे। यहाँ पर भी आपका एवरेज निकलेगा कैसे? 0 + F/2, क्योंकि दो ही हम इसमें कंसिडर करें, या तो 0 या तो आपका F। इसके अलावा भी आ सकता है लेकिन वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आ जाएगा, तो हमने इसलिए यहाँ पर लिया 0 and F। तो आएगा 0 + F/2 मीन्स आपका कितना आ जाएगा? F/2। ये आपका आ गया इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स। ओके, ये हो गया आपका इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स। इसको मान लिया आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब आप निकाल सकते हो इसमें वर्क डन। वर्क डन कितना होगा? आपने देखा कि क्या आएगा यहाँ पर? लोगे आप एवरेज फोर्स, भाई आप इंडिविजुअली फोर्स तो नहीं लोगे, यहाँ पर लोगे आप एवरेज फोर्स इनटू इंक्रीज इन लेंथ। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा वर्क डन का, क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कौन सा फोर्स है? एवरेज फोर्स। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? चेंज इन लेंथ। लेंथ में कितना चेंजेस आ रहा है वो आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो एवरेज फोर्स आपका कितना है इसमें? F/2 इनटू डेल्टा एल। ये आपका आ गया। ओके, अब हम यहाँ एज्यूम कर सकते हैं कि सपोज कि अगर ये वायर है, उसका जो लेंथ है एल है, एरिया है ए है, तो आप उसका वॉल्यूम निकाल सकते हो। वॉल्यूम कितना आएगा? निकाल दीजिए वॉल्यूम ऑफ वायर। वॉल्यूम ऑफ वायर कितना आएगा? लेंथ इंटू एरिया, या आप उसको लिख सकते हो ए इंटू एल। ठीक है, वॉल्यूम कितना आ जाएगा? ए इंटू एल। तो अब इसका यूज क्या है? क्योंकि हम पूरे वायर की बात कर रहे हैं तो इसलिए हम वॉल्यूम को भी कंसीडर करके चलते हैं कि इस वॉल्यूम के अंदर आपका कितना फोर्स या कितना वर्क बन रहा है। ओके, सो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो? वॉल्यूम से मल्टीप्लाई, वॉल्यूम क्या? ए इंटू एल, और वॉल्यूम से हम क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो कितना आएगा? ए इंटू एल। ओके, नाउ अब आप क्या कर सकते हो? यहाँ पर आप क्या ले सकते हो? 1/2 को कॉमन ले लीजिए इस तरीके से। आप यहाँ लिख लीजिए F/A। ठीक है, ले सकते हो। ए को एफ के डिवाइड में ले जाइए, इंटू डेल्टा L/L ले लीजिए, और ये ए एल जो मल्टीप्लाई में है उसको ऐसे ही रहने दीजिए। ओके, सो F/A, ये क्या था आपका? स्ट्रेस। डेल्टा L/L, ये कौन सा आपका? लॉन्गिट्यूडाइनल स्ट्रेन। तो आपका फॉर्मूला क्या बना? 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। मीन्स कि जैसे आप उसमें फोर्स लगा रहे हो, ऑटोमेटिक वायर में स्ट्रेस क्रिएट हो गया, ऑटोमेटिक आपका स्ट्रेंथ क्रिएट हो गया विद इन दिस वॉल्यूम। ओके, सो ये हमारा बेसिक आ गया वर्क डन, और इसको ही बोलेंगे आप पोटेंशियल एनर्जी। अब आपको पॉइंट आएगा कि यहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी क्यों कंसीडर कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी क्यों कंसीडर नहीं कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर कोई भी वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को ऐड नहीं कर सकते। यहाँ पर आप पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर सकते हैं। Okay? क्योंकि यहाँ पर आपका जहाँ पर भी खिंचाव आ रहा है उस केस में आप जनरली पोटेंशियल एनर्जी को ही कंसीडर करोगे। ओके, सो ये हमारा वर्क डन। अब यहाँ पर निकाल सकते हो एनर्जी डेंसिटी। इसको आप वर्क डन को किसमें भी ले सकते हो? एनर्जी के फॉर्म में भी ले सकते हो। तो ये क्या आएगा? एनर्जी डेंसिटी। ओके, एनर्जी डेंसिटी क्या आएगा? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एक वॉल्यूम में कितना एनर्जी है उसको बोलोगे आप एनर्जी डेंसिटी। तो निकाल दीजिए यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी।
यहाँ पर हम एनर्जी डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर लेते हैं यू से। ओके, तो यू इज इक्वल टू एनर्जी कितना है आपका 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। ठीक है, अपॉन में क्या है वॉल्यूम। सो वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल, तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा यू इज इक्वल टू 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला हमारा ये बन गया। ठीक है, कि अगर आपका कोई भी वायर है उसमें स्ट्रेस दिए है उसमें स्ट्रेन दिए है तो आप एनर्जी डेंसिटी उसमें से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज अवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर। सो स्टूडेंट नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पॉइजन इशू। ठीक है, सो आपने अभी तक डिस्कस किया था कि आपका जो वायर है वायर में आप फोर्स लगा रहे हो उसका लेंथ चेंज हो रहा है। ठीक है, केवल हमने लेंथ के टर्म में डिस्कशन किया था, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि अगर लेंथ के साथ साथ आपका रेडियस चेंज होगा, लाइक कि आपका एक वायर है, वायर को आप इसी वायर को सिंपल से ज्यादा खींचोगे तो ऑब्वियसली वो पतला होता चला जाएगा। पतला होगा तो उसका जो रेडियस होगा वो आपका क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हो सपोज a wire whose length and area are L and R respectively. ठीक है, after applying deforming force, its length increases by delta L and radius decreases by डेल्टा आर। मतलब उसका रेडियस कम हो रहा है घट रहा है और लेंथ क्या हो रहा है बढ़ रहा है। तो इस केस में आपका क्या हो रहा है ऑटोमेटिक आपके माइंड में आ रहा होगा इसमें स्ट्रेन जनरेट हो रहा है। कितने टाइप्स के स्ट्रेन जनरेट हो रहे हैं। फर्स्ट कौन सा स्ट्रेन है लॉन्गिट्यूडाइनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडाइनल स्ट्रेन। ओके, वो कितना आएगा आपका डेल्टा एल अपॉन एल। दूसरा जो जनरेट होगा वो क्या होगा लेटरल स्ट्रेन। अब भाई जब भी डिक्रीज की बात होती है तो आप क्या यहाँ पर साइन कर लोगे माइनस का डेल्टा आर अपॉन आर। ओके, सो जो पॉइजन रेशियो है बेसिकली इनके बीच का ही रिलेशन है। ठीक है, तो पॉइजन रेशियो होगा क्या पॉइजन रेशियो, जिसको क्या आप रिप्रेजेंट कर रहे हो सिग्मा से। सिग्मा इज इक्वल टू होगा आपका लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडाइनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडाइनल स्ट्रेन। ओके, तो लेटरल स्ट्रेन आपका कितने हैं यहाँ पर माइनस का डेल्टा आर अपॉन आर, और लॉन्गिट्यूडाइनल स्ट्रेन कितने हैं आपका डेल्टा एल अपॉन एल। तो कितना रिजल्ट आएगा माइनस का एल डेल्टा आर अपॉन आर डेल्टा एल। ये निकल गया आपका पॉइजन रेशियो। ओके, सो अब आपका यहाँ पर ऑलमोस्ट टॉपिक्स खत्म हो चुके हैं, जहाँ कि आपने देख दिया है कि अगर आपको वॉल्यूम में चेंजेस आएगा तो क्या रिलेशन आएगा, लेंथ में चेंजेस आएगा तो क्या रिलेशन आएगा, आपका रेडियस में चेंजेस आएगा तो क्या रिलेशन आएगा। ओके स्टूडेंट, सो अभी तक आपने
क्या क्या पढ़ा, यंग मॉडुलस पढ़ा, बल्क मॉडुलस पढ़ा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पढ़ा, अभी पढ़ दिया आपने पॉइजन रेशियो। ठीक है, अब यहाँ पर हम निकालने वाले रिलेशन, सबके बीच में क्या क्या रिलेशन आएंगे। सो ये आपका यहाँ पर नॉर्मली जो मैं रिलेशन लिखने वाले एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, बट हाँ ये चीज याद रखना क्योंकि आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, और अगर आपको इसका डेरिवेशन करना है तो आप इसमें डेरिवेशन कर सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से आप प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट जो रिलेशन आ रहा है ये आपका यंग मॉडुलस इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ बल्क मॉडुलस up into 1 minus 2 of sigma means Poisson ratio। फर्स्ट रिलेशन आपका ये आया। ठीक है, ये याद रखना। यहाँ पर आप वेरीफाई कर सकते हो, आप क्या कर सकते हैं, हाँ बी की वैल्यू रखिए, बल्क मॉडुलस सिग्मा की वैल्यू जो आपने अभी निकाला एंड सॉल्व कीजिए, तो आपका अगर y के इक्वल आ रहा है तो ये वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट रिलेशन तो आपका ये बन गया। सेकेंड रिलेशन आपका क्या बनेगा, y इज इक्वल टू 2g1 प्लस सिग्मा। ठीक है, ये क्या आपका y क्या है, यंग मॉडुलस, g क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, सिग्मा क्या है आपका पॉइजन रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट रिलेशन बनता है आपका क्या, सिग्मा इज इक्वल टू 3b माइनस 2g अपॉन 2g प्लस 6 ऑफ b। ठीक है, थर्ड रिलेशन आपका ये बनता है। ओके, लास्ट रिलेशन आपका फोर्थ रिलेशन वो है 9 बाय यंग मॉडुलस इज इक्वल टू 1 बाय बल्क मॉडुलस प्लस 3 बाय मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, ये फॉर्मूलाज आपके बहुत बार एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, फॉर्मूलाज आप याद रखना। प्लस इसके बेस पे आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि अगर आपको इनके बीच में रिलेशन पता है तो डायरेक्टली आप उसमें वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्लस आपका प्रैक्टिकल वर्क में भी आप इसका यूज कर सकते हो, लाइक कि अगर आपको बॉडी का बल्क मॉडुलस दे दिया जाए और मॉडुलस पॉइजन रेशियो दे दिया जाए तो आप यहाँ फर्स्ट रिलेशन से यंग मॉडुलस कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसे सिमिलरली आपके अदर रिलेशन से भी आप वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आपका इफेक्ट ऑफ कंपैरिजन ऑन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, कि अगर आपका कोई लिक्विड है, लिक्विड का अगर आपको मास दिया है, लिक्विड का वॉल्यूम दिया है, तो आप उसमें क्या निकाल सकते हो, डेंसिटी निकाल सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन का टॉपिक क्या है कि अगर आप लिक्विड को कंप्रेस कर रहे हो, कंप्रेस करने के बाद उसमें डेंसिटी में क्या इफेक्ट आने वाला है उसके बारे में हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। समझ में आ रहा है? ओके, सो सपोज हमने मान लिया कि सपोज ए लिक्विड whose mass is m, सपोज लिक्विड whose mass and volume is m and v respectively। तो आप इसमें क्या निकाल सकते हो, डेंसिटी, जो कि आपने 9th क्लास में निकाल दिया। तो डेंसिटी क्या होता है आपका, डेंसिटी उसको आप लिखते हो रो, रो इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, रखना पड़ा है। मास कितना है m अपॉन वॉल्यूम कितना है v, तो रो इक्वल टू आपका मिल गया m अपॉन v। ओके, यहाँ से आप उसको मान सकते हो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब भाई इसको निकालने की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि हम लिक्विड को कंप्रेस कर रहे हैं, मतलब उसको दबा रहे हैं। दबाने के बाद जो ये डेंसिटी है मास पर अपॉन वॉल्यूम कितना चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको सबसे पहले चेंजेस लाने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसमें डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो, जो कि अभी आप लोग 11th क्लास में हो तो आपको ज्यादा डिटेल से नहीं पता कि डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या होता है। मैं जस्ट यहाँ थोड़ा सा मैं डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन आपको यूज करने वाली हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने लॉग तो 10th क्लास में पढ़ा होगा, लॉग क्या होता है। तो यहाँ पर आप ले लीजिए टेकिंग लॉग बोथ साइड, क्यों, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड में आप क्या ले लीजिए, लॉग ले लीजिए, इधर भी लॉग लगा दीजिए, इधर भी लॉग लगा दीजिए। ठीक है, तो क्या आएगा, लॉग ऑफ
रो इज इक्वल टू क्या आएगा लॉग ऑफ m बाय v। बट यहाँ पर कंडीशन क्या है, जो बेस होगा, बेस क्या होगा e। आप नॉर्मली देखते हो कि लॉग के बेस में कभी 10 होता है, कभी e होता है। तो नॉर्मली अगर हम लिखते हैं तो उसको e के टर्म में लिखते हैं। अगर 10 में मुझे कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला, वो फॉर्मूला आपको इसमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो नॉर्मली लॉग रो बेस e है, ठीक है। तो आप इसको ले सकते हो लॉग ऑफ रो, सिंपल सा। प्लस अब आपको उसमें फॉर्मूला बन रहा है log m बाई n। सो आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, log ऑफ m बाई n। इसका क्या फॉर्मूला होता है, log m माइनस log ऑफ n। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में। नहीं पढ़ा है तो आप इसको याद कर लीजिए कि log m बाई n ये होता है log m इंटू n। ये होता है log ऑफ m प्लस log ऑफ n, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई करने वाले हैं। तो क्या आ जाएगा, log ऑफ रो इज इक्वल टू log ऑफ m माइनस log ऑफ v, ठीक है। अब यहाँ पर लगा दीजिए डिफ्रेंशिएट। डिफ्रेंशिएटिंग मतलब डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं। अब बेटा आप थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन आपका 12th क्लास का पोर्शन है मैथ का। जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है तो वो मैं इसका थोड़ा सा बता देती हूँ कि आपका इसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है। तो अगर आपको निकालना होता है डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स का, तो आप लेते हो डी ओवर डी एक्स लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू होता है बेटा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, या आप नॉर्मली लेते हो इसको 1/x, ठीक है। बट यहाँ पर क्या आपका लॉग रो है, लॉग एम है, लॉग वी है। बट ये डिफरेंशिएशन किसका होगा, जो वेरिएबल क्वांटिटी होगा लाइक एक्स, उसका आप डिफरेंशिएशन निकालते हो। अगर आपको बोला जाए कि 1 का डिफरेंशिएशन निकालो तो उसका आप डिफरेंशिएशन नहीं निकाल सकते क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप किसका लोगे, जिसका वेरिएबल क्वांटिटी है, एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन आपके चेंज हो सकते हैं, ओके। सो अब यहाँ पर निकाल दीजिए डिफरेंशिएशन डेल्टा ऑफ क्या हो जाएगा इसका लॉग रो का डेल्टा रो अपॉन रो, जैसे ये बताया था आपका, ओके, इज इक्वल टू। अब मैंने क्या बोला, वेरिएबल के लिए आप निकालते हो, अगर आपका कांस्टेंट है तो वो क्या हो जाएगा 0। तो मास क्या आपको कांस्टेंट है, मास का क्या हो जाएगा आपका इसमें 0 हो जाएगा। लेकिन वॉल्यूम चेंज हो सकता है, वॉल्यूम क्या आएगा डेल्टा वी अपॉन वी। क्या आप देखते हो कि जो लिक्विड है, लिक्विड का मास क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन कंप्रेस करोगे तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ओके स्टूडेंट। सो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो क्या, डेल्टा रो अपॉन रो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का डेल्टा वी अपॉन वी। ये वैल्यूज आपने निकाल दी, ओके। अब इसको देख के आपको क्या लग रहा है, आपको याद आ रहा होगा कि अगर आपको कोई बॉडी है, उसमें फोर्स लगा रहे हो, फोर्स लगाने के बाद वॉल्यूम चेंज हो जा रहा है, तो वहां पर क्या क्वांटिटी यूज कर रहे थे, वहां यूज कर रहे थे बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ओके स्टूडेंट। सो अब इसको हम बोल सकते हैं, इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब निकाल लीजिए आप बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना होता है आपका, P इज इक्वल टू या B इज इक्वल टू माइनस का V डेल्टा P अपॉन डेल्टा V, जो कि आपने पहले निकाल दिया है, ठीक है। यहाँ निकालने की जरूरत क्यों, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा V अपॉन V है, तो मैं यहाँ से डेल्टा V अपॉन V को कैलकुलेट कर सकती हूँ। कैसे, आप कर दीजिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इधर क्या आएगा आपका डेल्टा V अपॉन वी, कुछ इस तरीके से, इसको इधर लेंगे, इसको इधर लेंगे, इधर क्या आएगा माइनस का डेल्टा पी अपॉन वी हो जाएगा,
ये डिवाइड में चला जाएगा। ये माइनस कहाँ चाहिए हमें, लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए, तो आप इसको लिख सकते हो माइनस का डेल्टा v अपॉन v इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा p अपॉन b। ठीक है, अब यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट करें, यहाँ पर वैल्यू को रख सकते हो, क्या आएगा आपका डेल्टा रो अपॉन रो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्या था आपका माइनस का डेल्टा बी अपॉन बी, किसको इक्वल हो गया, डेल्टा पी अपॉन बी। मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट ये क्या आएगा, डेल्टा रो अपॉन रो इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन बी। सो आप क्या ले सकते हो, ये आपका बेसिक रिजल्ट होगा। अब आप कंडीशन ले सकते हो कि यहाँ पर आप का डेल्टा पी क्या है, चेंज इन प्रेशर। अगर आपका चेंज इन प्रेशर हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में आपका डेल्टा रो कितना आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर ले सकते हो इफ रो डैश इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड when pressure increases by डेल्टा पी। हमने इस फॉर्मूले के हिसाब से लिया कि अगर आपका प्रेशर इतना चेंज हो रहा है तो आपका रो डैश, आपका जो डेंसिटी हो रहा है रो डैश में चेंज हो रहा है, कैसे, आपका जो डेंसिटी आएगा, फाइनल डेंसिटी हो गया रो डैश, पहले का क्या था आपका रो था, जो कि आप पहले ले लो, तो कितना था आपका रो, तो लगा दीजिए आप फॉर्मूला में, क्या आएगा आपका रो डैश माइनस रो अपॉन कितना आएगा रो इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डी। ओके, अब यहाँ क्या कर सकते हैं आप, ये एलसीएम को ब्रेक कर दीजिए, यहाँ पे एलसीएम को ब्रेक करोगे क्या आएगा रिजल्ट, रो डैश अपॉन रो माइनस रो अपॉन रो इज इक्वल टू क्या आएगा डेल्टा ऑफ पी अपॉन डी। रो डैश से रो डैश रो सॉरी रो से रो कैंसिल, रिजल्ट क्या बचेगा, रो डैश अपॉन रो माइनस वन इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डी। ओके, माइनस वन को उधर ले जाइए, क्या रिजल्ट आएगा, रो डैश अपॉन रो इज इक्वल टू क्या आएगा डेल्टा ऑफ पी अपॉन पी प्लस ऑफ वन। ओके, फिर आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, रो डैश इज इक्वल टू, इधर डिवाइड में था उधर जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई में, क्या आएगा, इसको लिख सकते हो वन प्लस डेल्टा पी अपॉन बी। ओके, प्लस आपने इसके अलावा एक वर्ड और यूज किया था, वो था क्या था, कंप्रेसिबिलिटी, क्या था, कंप्रेसिबिलिटी। उसको आप रिप्रेजेंट कर रहे थे के से, के इज इक्वल टू क्या था आपका वन बाई बी। ठीक है, तो यहाँ वन बाई बी की जगह पे क्या लिख सकते हो आप, के ले सकते हो, तो रिजल्ट क्या बचा, रो डैश इज इक्वल टू रो वन प्लस के बी। यहाँ आप रिजल्ट क्या ले सकते हो, रो डैश इज इक्वल टू रो वन प्लस के डेल्टा ऑफ पी। सो ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, आप देख सकते हो। तो चेंज इन डेंसिटी वो टोटली किस पे डिपेंड कर रहे हैं, इंक्रीज इन प्रेशर, जितना ज्यादा प्रेशर इंक्रीज करोगे डेंसिटी भी क्या होगा उतना ज्यादा ही इंक्रीज होता चला जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, सो हमारे जो चैप्टर है कंप्लीट हो चुका है, तो हम इसके बेस पे थोड़े बहुत अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि वहां तक कहाँ कहाँ से आपके क्वेश्चन लगभग आते हैं, उस तरीके से हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है टू वायर्स A and B of length L, radius R and length 4L, radius 4R, having same Young modulus Y are hung with a weight mg in figure something.
व्हाट इज द नेट इलोंगेशन इन द टू वायर्स। सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपके इसमें दो वायर कनेक्ट है, दिख रहा होगा आपको डायग्राम में, दो वायर एक जैसे जुड़े हुए हैं। एक का जो लेंथ है वो है आपका एल, उसका जो रेडियस है वो क्या है आपका आर। दूसरा जो वायर जुड़ा है उसका जो लेंथ है वो है 4L, उसका जो रेडियस है वो है 4R। ठीक है, बट बोला गया है कि मटेरियल क्या सेम है। कैसे पता चला है कि मटेरियल सेम है? क्योंकि बताया गया कि उसका जो यंग मॉडुलस है लगभग वो क्या आपका सेम है। ठीक है, सो इस केस में आपका इलोंगेशन कैसे जनरेट होगा? इलोंगेशन तब जनरेट होगा कि यहाँ बात की गई है कि वेट लगा रहे हैं, वेट आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। ठीक है, सो इस डायग्राम में आप क्या दिख रहा है, यहाँ पर वेट लगाया हुआ है जो कि लगभग मैंने 9 kg का वेट लगाया, एज्यूम करा कि 9 kg का वेट लगा। तो इस केस में आपका इलोंगेशन कितना आएगा? तो अब आप क्या बता सकते हो, आप बोल रहे हो कि इस वायर का लेंथ, ये जो ऊपर वाला वायर है इसका जो लेंथ है कितना है आपका, एल लेंथ है। नीचे वाले वायर का जो लेंथ है वो कितना है आपका, 4L है। ठीक है, ऊपर वाले का जो रेडियस है कितना आपका, आर है। नीचे वाले का जो रेडियस है कितना आपका, 4R है। ओके, यहाँ पर वेट लगा हुआ है, और वेट लगाओगे तो ऑब्वियसली जो ये वाले नीचे वाला जो लेंथ होगा उसमें आपका क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। कितने का इंक्रीमेंट होगा, डेल्टा एल के में इंक्रीमेंट होगा। ऊपर वाला है उसमें भी इंक्रीमेंट होगा, उसमें भी इंक्रीमेंट कितना होगा, यहाँ पर भी डेल्टा एल के टर्म में ही होगा। लेकिन नीचे वाले का जो लेंथ है 4L है, तो 4L में मीन्स आपको उस 4L में कितना आपका चेंजेस आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल देते हैं इसमें, अगर आपका लेंथ में चेंजेस आ रहा है, स्ट्रेन आ रहा है, कौन सा लॉन्गिट्यूडाइनल और नॉर्मल फोर्स लगा रहे हो जो कि आप बोल रहे हो एमजी फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, तो इस केस में आपका कितना इसमें यंग मॉडुलस बनेगा। सपोज हम इसमें कर लेते हैं क्या क्या गिवन है। गिवन टू वायर्स whose length and radius are क्या है आपका, L, 4L and R, 4R। ओके, सो आप इसमें निकाल सकते हो क्या, यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस कितना आया था आपका, इज इक्वल टू क्या था, नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडाइनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडाइनल स्ट्रेन। ठीक है, जो कि आपने निकाल दिया था, ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया था, फोर्स अपॉन एरिया अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल। एरिया को क्या लिया था आपने, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आपको क्या दिया, रेडियस दिए है। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा एफ डेल्टा एफ एल अपॉन डेल्टा एल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सो ये तो आप नॉर्मल मैंने फॉर्मूला बताया। तो फर्स्ट वायर का आपने यंग मॉडुलस निकाल दिया y1। y1 मीन्स यंग मॉडुलस ऑफ फर्स्ट वायर, ऑफ फर्स्ट वायर कितना आएगा, एफ एल अपॉन डेल्टा एल पाई ऑफ आर स्क्वायर, तो यही आएगा। ठीक है, इसको मान लिया आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, दूसरा आपने ले लिया y2। अच्छा, इसमें लोगे आप डेल्टा ऑफ एल वन मान लो इसको। ठीक है, तो फर्स्ट वायर का आपने ले लिया डेल्टा ऑफ एल वन। अब ले लिया दूसरा y2। y2 क्या आएगा, यंग मॉडुलस ऑफ सेकेंड वायर, सेकेंड वायर कितना आएगा, एफ एल की जगह क्या है यहाँ पर, 4L अपॉन 4L अपॉन ये कितना है, डेल्टा ऑफ
L2 अपॉन कितना आएगा पाई, ये कितना आएगा 4r का होल स्क्वायर, ठीक है। सो रिजल्ट कितना आएगा f इंटू 4l अपॉन डेल्टा l ऑफ 2 पाई इंटू ये कितना आएगा 16 ऑफ r स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, सो कितना रिजल्ट आ जाएगा ये f कितना आएगा l अपॉन डेल्टा ऑफ l2 कितना आ जाएगा इंटू 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड, ओके। सो अब आप निकाल सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन से हमें क्या निकालना है। क्वेश्चन में पूछा गया है नेट इलोंगेशन, मतलब कितना और बढ़ेगा लेंथ। तो अब हमें इसमें से क्या निकालना है, इक्वेशन फर्स्ट से डेल्टा ऑफ L1। तो क्या इक्वेशन फर्स्ट क्या था, y1 इज इक्वल टू एफ एल अपॉन डेल्टा ऑफ L1 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ से आप डेल्टा ऑफ L1 निकालोगे तो ये इधर चला जाएगा, y1 कहाँ जाएगा डिवाइड में, ओके। यहाँ पर 4 नहीं था, पाई r स्क्वायर था, इज इक्वल टू एफ एल अपॉन वाई पाई r स्क्वायर। इसको मान लिया आपने इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर फोर्थ क्या आपका y2 इज इक्वल टू क्या है एफ एल अपॉन डेल्टा ऑफ L2 इंटू 4 पाई r ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ से आप ले सकते हो डेल्टा ऑफ L2 इज इक्वल टू क्या आएगा एफ एल अपॉन वाई इंटू 4 पाई r स्क्वायर। इक्वेशन नंबर ये आ गया आपका फोर्थ, ओके। अब आप देख सकते हो टोटल इलोंगेशन कितना आएगा आपका, टोटल इलोंगेशन जिसको आपने मान दिया डेल्टा ऑफ एल इज इक्वल टू कितना आएगा, दोनों भाई क्योंकि एक साथ जुड़े हुए हैं तो हमें दोनों को जो इलोंगेशन है दोनों को एक साथ जोड़ना पड़ेगा क्योंकि कनेक्टेड है। तो आपका कितना आ जाएगा ये एफ एल अपॉन गामा वाई पाई आर स्क्वायर प्लस एफ एल अपॉन यहाँ मैं 4 आगे ले लेती हूँ वाई पाई आर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ से आप क्या ले सकते हो एफ एल अपॉन गामा वाई पाई आर स्क्वायर को कॉमन लिया, क्या बचा अंदर 1 प्लस 1/4, ठीक है। तो ये रिजल्ट कितना आ जाएगा 5/4 एफ एल अपॉन वाई पाई आर स्क्वायर। फोर्स कितना लगाया इसमें आपने m इंटू जी, तो कितना आएगा 5/4 एम जी एल अपॉन गामा पाई आर स्क्वायर। ये आ गया टोटल इलोंगेशन अक्रॉस द वायर। वायर में कितना खिंचाव आएगा दोनों वायर में वो इतना आएगा, ओके। तो ये आ गया टोटल इलोंगेशन